जैन साथियों, तो साथियों मैं अपडेट लेकर आया हूँ। अपडेट के लिए आज क्या कुछ समझेंगे हम ये समझ लेते हैं। आप सबसे पहले देखिए, हम समझेंगे कि डीपीई क्या होती है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि डीपीई क्या होती है। जो कोल इंडिया में जो डीपीई का मुद्दा है कि इसमें जो संशय है क्या है, बहुत से लोगों को पता है लेकिन बहुत से लोग नहीं जानकारी है। तो हम इसके बारे में समझ लेंगे, ये डीपीई क्या है, इसके कैसे कार्य करती है और क्या इसका संस्थान है, जो भी है इसका बारे में हम समझेंगे। दूसरा समझेंगे कि CMOI ने कोल इंडिया को पत्र लिखा था, उस पत्र में क्या कुछ कहा उन्होंने और किस विषय में पत्र लिखा। ये जो 19% एमजीबी का है उस पर सवाल उठाते हुए या फिर उसके मुद्दे का जो हल है, जो दिक्कत हो रही है उस पर हल, उस समस्या का हल निकालते हुए उन्होंने पत्र लिखा। क्या कुछ लिखा वो भी समझेंगे। तीसरा है कि 19% एमजीबी पर संशय के बादल क्यों है। आखिर जो 19% एमजीबी बन गई है, जो तय हो चुका है कोल मंत्रालय द्वारा और कोल इंडिया द्वारा जो मीटिंग हुई थी 3 जनवरी को, उसमें तय हो गया है, लेकिन इस पे भी संशय के बादल क्यों है। क्योंकि बहुत से लोगों को ये लग रहा है कि डीपी इसमें अनुमति नहीं भी दे सकती है या कुछ न कुछ इसमें दिक्कत आ सकती है। आखिर क्या कुछ समझेंगे, इस विषय में समझेंगे और क्यों आ रही है ये भी समझेंगे। उसके बाद चौथा हम समझेंगे कि अधिकारी और गैर अधिकारी के वेतन का मामला जो है, आखिर ये जो डीपीई का मामला 19% में जो है डीपीई जो साइन करेगी, ये नहीं करेगी या हाँ करेगी, इस पे जो संशय हो रहा है ये किस मामले में है, तो अधिकारी और गैर अधिकारी के वेतन के मामले में हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे कुछ हो रहा है कि वेतन में उच्च नीच दिखा जाता है, यानी जो गैर अधिकारी है उनका वेतन अधिक हो जा रहा है और अधिकारीगण का वेतन कम हो जा रहा है। इस मामले से ये शंका हो रही है। इसके बारे में डिटेल समझेंगे। नेक्स्ट समझेंगे कि फरवरी 2022 में बीएसएसएल के कर्मचारियों का 13 दिनों का वेतन काट लिया गया था। किस कारण से काटा गया था ये तो क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन चाहे जिसमें गलती से काटा गया हो या जो भी कारण हो, तो इसके लिए क्या हुआ था, आंदोलन के लिए पत्र भी दिया गया था, जारी किया गया था। उसके बाद इसमें एक पत्र जारी किया गया, एक मीटिंग की गई और फिर इसका हल निकल गया और अब जो आंदोलन होगा उसे स्थगित कर दिया गया है। जो मैंने वीडियो में बताया था कि आंदोलन होने वाला है, उसे स्थगित कर दिया गया है। तो क्या कुछ है ये भी देखेंगे और समझेंगे भी। उसके बाद नेक्स्ट जो है कि ईसीएल यानी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड और बीसीसीएल यानी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, इन दोनों का जो छुट्टी का शेड्यूल है वो तैयार हो गया है, लेकिन दोनों के छुट्टी के शेड्यूल में 2 दिनों का डिफरेंट आ रहा है। तो ऐसा क्यों आ रहा है, यह अंतर क्यों है और क्या यह सही है या गलत है। तो मेरे हिसाब से ये उम्मीद है कि ये सही होना चाहिए, क्योंकि जो भी गाइडलाइन के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से होती है, तो जो भी है ये समझेंगे। उसके बाद मैं इस दोनों का पत्र शेड्यूल जो है वो भी मैं वीडियो के अंत में आपको दिखाऊंगा। तो हम इन सब बातों को समझेंगे। चलिए उससे पहले हम एक इम्पोर्टेंट खबर जो है, थोड़ा सा एक आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि अप्रेंटिसशिप लड़कियों का जो स्ट्राइक चल रहा है कोयला भवन में, बहुत जगह स्ट्राइक चला, कुछ ना कुछ लिखित प्रमाण दिया गया और उसके बाद आंदोलन को उठाया गया, लेकिन रोजगार किन्हें भी नहीं मिला। और वही हाल अभी बीएसएसएल में भी है। एक बार पहले 54 दिनों का आंदोलन चला गया, उसे उठाया गया, लिखित दिया गया, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दी गई। उसके बाद फिर से आंदोलन हो रहा है, वो भी लगभग 60 दिनों के आसपास होने वाला है, लेकिन अभी तक उसमें भी एक भी लड़कों का ज्वाइन नहीं दिया गया है। बार बार मीटिंग हो रही है, बुलाया जा रहा है, ये वो 17 तरह की बातें हो रही है, लेकिन एक भी लड़कों को रोजगार नहीं मिल रहा है। और ठंड में लड़के वहां अभी भी अड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आंदोलन समाप्त हो गया, आंदोलन अभी भी चल रही है। लड़के इसके पास कभी उसके पास जा रहे हैं, जिसके पास, आपके हर इंसान के पास, जितने भी नेता लीडर है, जो भी अधिकारीगण, सबके पास जाके देख रहे हैं कि शायद कोई तो उनकी हेल्प करे, लेकिन कोई भी अधिकारीगण या कोई भी नेतागण खुलकर उनके सामने आ तो रहा है, लेकिन वो उन्हें रोजगार से जोड़ नहीं पा रहे हैं। आखिर क्या कुछ मामला है। तो जो यूनियन के लोग हैं, जिन्होंने 3 जनवरी को जो मीटिंग की, 8 बैठक की, सभी यूनियन के लोगों ने, उन्होंने जो मजदूरों को अधिकार दिलाया, उनसे आग्रह है कि आप भी इस मामले में थोड़ा सा हस्तक्षेप करें और जो अप्रेंटिस लड़के हैं उन्हें भी रोजगार से जोड़ने का कोई कार्य करें या कोई आपस में एक तालमेल बैठा दें कि अप्रेंटिस लड़कों को भी रोजगार मिले। ऐसा नहीं है कि अप्रेंटिस लड़के सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं, वो सिर्फ आउटसोर्सिंग में मांग कर रहे हैं, संविदा पे जॉब की मांग कर रहे हैं। आखिर वो लड़के उस कंपनी से ट्रेनिंग किए हैं तो वो कहाँ जाएंगे। बेरोजगारी का समय इतना हाल चल रहा है कि लड़के भूखे मर रहे हैं, वो कुछ भी काम नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे। वो रोजगार के लिए मांग रहे हैं, वो भी आउटसोर्सिंग मांग रहे हैं। आखिर कंपनियां आउटसोर्सिंग में लड़कों को तो रखती ही है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं रखती। आउटसोर्सिंग में काम नहीं चल रहा है, हर जितने भी कोल इंडिया सब्सिडी है, हर जगह आउटसोर्सिंग में काम चल रहा है। तो उन्हें वो लड़के भी, अप्रेंटिस लड़के भी मांग कर रहे हैं कि हमें भी आउटसोर्सिंग में काम दीजिए, अगर हम बेरोजगार कहाँ जाए। तो जो यूनियन के लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि आप भी इस मामले में हस्तक्षेप करें और अप्रेंटिस लड़कों को रोजगार दिलाने में सहायता करें। चलिए हम आगे अपनी खबर को समझते हैं। और जो मेरे चैनल पे नए हैं और जो पुराने लोग हैं सब्सक्राइब किए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिला, उम्मीद है कि आगे भी आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जानकारी सबके पास पहुंचे। जो भी अपडेट रहेगा मैं समय समय देते रहूंगा। अभी पहले हम इन सभी खबर को डिटेल से समझते हैं।
तो साथियों हमारी जो पहली खबर है, पहली खबर में हम ये समझेंगे कि जो 3 जनवरी को 8वां मीटिंग जो जेबीसीएसआई का मीटिंग हुआ उसमें 19% पे जो एमजीबी बनी, इस पे भी संशय के बादल मंडरा रहे हैं। तो बहुत से मेरे पास कमेंट भी आया, मैंने बताया था कि किस ग्रेड के हिसाब से किन व्यक्तियों को किस ग्रेड में किस कैटेगरी में किनका बेसिक वेतन किस हिसाब से रहेगा। तो उस हिसाब से मैंने वीडियो बनाया था और काफी जवाब आए। लेकिन बहुत से लोगों का ये भी कमेंट आया था कि जो एमजीबी 19% बनी है उसमें डीपीई की गाइडलाइन के हिसाब से क्या रूल नहीं बैठ रहा है और क्या आशंका है, बहुत से लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। तो हम इस बात को सीरियस समझेंगे और सारा डिटेल समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि डीपीई होता क्या है। बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि डीपीई होता क्या है। आप शॉर्टकट में समझ लीजिए। हालांकि डीपीई जो था वो बहुत पहले बीपीई था, पहले उसके बीपीई के नाम से जान देते हैं। लेकिन 1990 में क्या कुछ हुआ कि इन्हें इसमें चेंज किया गया और बीपीई को एक पूर्ण विभाग बना दिया गया। यानी पहले ये डीपीई एक पूरा विभाग नहीं था, एक अलग विभाग नहीं था, ये मिलजुल के काम करती थी। लेकिन 1990 में इसे एक अलग विभाग बना दिया गया था। अब इस विभाग को जब बनाया गया तो उस समय ही इसका नाम डीपीई से बदल कर रखा गया डीपीई। अब डीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। ये तो आप डीपीई का फुल फॉर्म बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे हिंदी में बोल सकते हैं लोक उद्यम विभाग, इसे हिंदी में बोल सकते हैं। आप जो भी बोले वो नाम है। उस समय क्या हुआ, तो ये क्या काम करते हैं, ये जितने भी पब्लिक सेक्टर कंपनियां होती है, जितने भी पीएसयू कंपनियां होती है, उसमें ये क्या करती है, उसके नियम और नीतियां बनाती है। और ये किसके अंदर काम करते हैं, तो ये वित्त मंत्रालय का एक हिस्सा है। यह सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, जितने भी उद्योग होते हैं, उन सभी सार्वजनिक क्षेत्र के जो भी नोडल विभाग होते हैं उनसे संबंधित नीतियां बनाती है और आदेश पारित करती है। तो ये डीपीई का काम है। बाकी इसका एक डिटेल्स है, मैं आपको वीडियो क्लास में दे दूंगा और जो चाहे तो गूगल करके भी दे सकते हैं। तो ये हो गया डीपीई। अगर डीपीई किसी चीज में मंजूरी नहीं देती है तो उस बात पे सहमति नहीं बनेगी। इसीलिए अभी बात मुद्दा उठ रहा है कि डीपीई में जो संकट के बादल हैं ये क्यों है, ऐसा क्यों है। तो हम ये डीपीई समझेंगे। इससे पहले हम एक और थोड़ा सा बात समझ लेते हैं। इसके पहले जो मुद्दा है, तो क्या हुआ, सीएमओआई ने क्या हुआ कि कोल इंडिया के चेयरमैन को एक पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने 19% जो एमजीबी की बात थी उसमें उन्होंने उसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जो इसके हिसाब से जो गैर अधिकारीगण है उनका जो ग्रेड A1 का बेसिक है वो 71,031 रुपए हो जाएगा, यानी 71031 रुपए हो जाएगा गैर अधिकारीगण। आप देखिए हमेशा अधिकारीगण और गैर अधिकारीगण दो कैटेगरी के हिसाब से है। तो जो गैर अधिकारीगण है उनका जो बेसिक है उनका क्या हो जाएगा, 71,031 रुपए गैर अधिकारीगण का हो जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में अधिकारीगण का जो बेसिक वेतन है वो कितना है, 70,000 रुपए के आसपास है। अब इस हिसाब से क्या हो जा रहा है कि गैर अधिकारीगण जो है उनका वेतन ऊपर हो जा रहा है, यानी अधिक हो जा रहा है, और जो अधिकारीगण है उनका वेतन कम हो जा रहा है। अब ये मामला समझ लेते हैं कि इनका वेतन कम और ऊपर क्यों हो रहा है, कि क्या मामला है। तो आप सबसे पहले शेष समझिए कि जो अधिकारीगण है उनका जो वेतन का मामला है, जो भी है वेतन वृद्धि का जो मामला है, ये हर 10 साल में बैठा जाता है इनका मीटिंग, और 10 साल बाद इनका वेतन वृद्धि होता है जो भी। लेकिन जो गैर अधिकारीगण है इनका, जैसे आप देख रहे हैं कि कोल इंडिया में भी जो भी मीटिंग हो रहा है ये 5 साल में होती है। अब इस हिसाब से क्या होती है कि 5 साल में अगर ये 2 बार बढ़ते हैं 10 साल में 5-5 साल करके, और जो अधिकारीगण है वो 10 साल में 1 बार बढ़ते हैं, तो इस हिसाब से इनके वेतन में जो 5 साल में बढ़ते हैं उनके वेतन में वृद्धि थोड़ा सा स्पीड बोल सकते हैं, या फिर उसकी लेवल से 10 साल में जो अधिकारीगण है उनका वेतन का स्पीड कम हो जा रहा है, क्योंकि 10 साल में ये 5 साल में बढ़ रही है। तो इस हिसाब से क्या हुआ, इसमें डिफरेंट आ जा रहा है। लेकिन कुछ भी डिफरेंट आए तो गैर अधिकारीगण का वेतन जो है वो अधिकारीगण से कम होना चाहिए। ये गाइडलाइन में है या रूल्स में है, क्योंकि कम होना चाहिए, क्योंकि वो अधिकारी है तो अधिकारी से गैर अधिकारी का वेतन थोड़ा सा कम होता है। अब इस हिसाब से मामला क्या है, आप मामला को डिटेल में समझे। जो वेतन समझौता हुआ था कोल इंडिया में वो 20% एमजीपी हुआ था, मैंने भी बताया था 20% एमजीबी यानी मिनिमम गारंटेड वेजेज 20% पे हुआ था। साथ में ये कब हुआ था, तो ये 1 जुलाई 2016 से लागू हो गया था 20% एमजीबी के साथ ही। और उसी समय उसके बाद क्या हुआ, उसी समय यानी अगले साल बोल सकते हैं कि 1 जनवरी 2017 से जो अधिकारीगण है उनका भी वेतन जो 10 साल में होता है उनका 30वां वेतन समझौता था, और जो यहाँ पे गैर अधिकारीगण है उनका 10वां वेतन समझौता था। उस समय क्या हुआ, 1 जनवरी 2017 को अधिकारीगण का भी वेतन समझौता लागू हो गया। अब उसके बाद मामला क्या हुआ, तो इसमें जो कोल कर्मी का जो ग्रेड A1, आप ग्रेड को समझे, ग्रेड में A1 होता है, A2 होता है, A3, A4 उस हिसाब से होता है, फिर B भी होता है, C भी होता है, E भी होता है, उस हिसाब से। तो बेसिक के हिसाब से ध्यान देखें तो इसमें कोल कर्मी का जो ग्रेड A1 का बेसिक है वो 54,969 रुपए 54,969 रुपए हुआ था, जबकि अधिकारियों के ग्रेड A1 नहीं E1 का बेसिक जो था वो 40,000 रुपए था। हालांकि A1 का वेतन लगभग 70,000 के आसपास था ठीक है, तो वो अभी भी है।
लेकिन जो E1 का बेसिक है उनका 40,000 था। तो जो E1 वाले हैं उन्होंने भी काफी, जो अधिकारीगण है E1 के अंदर में आते हैं, उन्होंने भी काफी आंदोलन किया। आंदोलन के बाद क्या हुआ कि इसमें जो विसंगति है इसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया, और आंदोलन में क्या हुआ कि उस कारण से कोल इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की 22 मई 2018 को एक मीटिंग बुलाई गई थी। यह मीटिंग कौन था? 364वां 364 यानी 364वां मीटिंग था, जिसमें BPCL, ONGC आप सभी जानते हैं ये पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं, एवं अन्य महारथन PSU जितनी भी पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं वो सभी इसमें शामिल हुए थे। और इसमें तर्क दिया गया था कि E1 का जो बेसिक है, जैसे वो 40,000 थे तो उनका जो बेसिक है वो 60,000 रुपए करने का प्रस्ताव पारित किया गया था, और ये पारित भी हो गया था। ठीक है, लेकिन बाद में इसमें कुछ अड़ंगा हो गई और इसे खारिज कर देगा। अभी के मामला समझते हैं आगे क्या हुआ। उस समय से पारित किया गया था। अब इस प्रस्ताव को क्या हुआ, स्वीकृति के लिए, यानी इसमें मोहर लगने के लिए या पूर्णता बनने के लिए, इसे स्वीकृति के लिए क्या किया, कोल मंत्रालय को 31 अगस्त 2018 को भेज दिया गया कोल मंत्रालय में इस प्रस्ताव को। अब कोल मंत्रालय ने इसे DPE को भेजा, यानी कोल मंत्रालय ने अपने तरफ से कोई नहीं की, उन्होंने भी DPE को भेज दिया, कोई रुकावट नहीं हो, DPE को भेज दिया। लेकिन DPE ने इस पर स्वीकृति नहीं दी थी कि नहीं हम ये नहीं कर सकते, ये 40,000 जो है 60,000 नहीं कर सकते। उस समय का ये विवाद है। उसके बाद क्या हुआ, बाद में कोल इंडिया के इस प्रस्ताव को जुलाई 2019 में कोयला मंत्रालय ने एकदम सिरे से खारिज कर दिया, यानी खत्म कर दिया गया कि अब इस पे बात नहीं होगी, ये खत्म जो है सो ही चलेगा। तो इस हिसाब से अब ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि उस समय चलिए DPE ने खारिज कर दिया, तो क्या इस बार भी जो वेतन है 19% MGB जो मिल रही है, तो इसमें कोल कर्मी जो है, जो भी गैर अधिकारीगण और अधिकारीगण के वेतन में जो डिफरेंट आ रहा है, जो मामला ये बढ़ रहा है, चाहे 1 रुपए का ही मामला क्यों ना हो, लेकिन जो वेतन में डिफरेंट आ रहा है कम और अधिक का, जैसे कि गैर अधिकारीगण का पेमेंट जो है वो अधिक हो जा रहा है और अधिकारीगण का पेमेंट जो है वो कम हो जा रहा है। तो इस मामले के हिसाब से सभी कोल कर्मी जितने भी हैं या पूरे बहुत ही पब्लिक सेक्टर कंपनियां, वहां पे भी बहुत जगह बात चल रही है। और इस हिसाब से लग रहा है कि क्या इसमें जो DPE 19% MGB की जो गाइडलाइन है या फिर 19% MGB जो तय हुआ है, क्या ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अभी इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, आगे DPE की क्या निर्णय आने वाला है, वो जो भी आएगा, अभी तो सूत्रों खबर से जो खबर मिल रही है वो ठीक है। साथ ही साथ आपस में काफी वाद विवाद फैल रहे हैं, बहुत से लोगों में आपस में चर्चा भी चल रही है। तो वाद विवाद में क्या हो रहा है कि इसे ये एक कहा जा रहा है कि मार्च तक इसको टाला जाएगा। मतलब क्या हुआ कि आप क्लियर समझे कि CMPFO कार्मिक के कैडर स्ट्रिकर के प्रस्ताव को DPE ने स्वीकृति नहीं दी थी, एवं जानकारी के मुताबिक पुनः इसे 6 माह पूर्व DPE को भेजा गया था। जिस प्रस्ताव को पहले नहीं दिया गया था DPE को स्वीकृति, 6 माह पहले इन्हें पुनः भेजा गया था। लेकिन अभी भी ये मामला पूरा न तो खारिज हुआ है, न तो कुछ फैसला आया है, नहीं उस पर भी पड़ा हुआ है। तो ये बात विवाद फैल रहा है कि इस मामले को मार्च तक खींचने की आवश्यकता है, नहीं मार्च तक खींचा जाएगा, ऐसा बात विवाद फैल रहा है। कोई पुख्ता न्यूज नहीं है, आपस में भी शंका हो रही है लोगों को कि इसे मार्च तक किया जाए, क्योंकि जो जानकार है उनका मानना है कि मार्च तक जो है उत्पादन अगर इन्हें नहीं खींचा जाए, अगर कोई स्ट्राइक होता है कोल इंडिया में, तो काफी जोर से स्ट्राइक होने से क्या होता है, काफी उत्पादन में फर्क पड़ेगा, कोयला उत्पादन में काफी फर्क पड़ेगा और कंपनी को काफी घाटा भी हो सकता है। तो इस हिसाब से इसे कहा जा रहा है कि हो सकता है इसे मार्च तक खींचा जाएगा। फिर आगे क्या भी निर्णय हो, जो भी DPE का निर्णय होगा, वो तो जो भी आएगा वो समय समय के अनुसार मैं आपको देते रहूंगा अपडेट पे। चलिए अब इसी के साथ हम दूसरे खबर पे चलते हैं। उम्मीद है कि आपको DPE के गाइडलाइन के हिसाब से और जो अधिकारीगण है और जो गैर अधिकारीगण है, इनके वेतन में जो डिफरेंट हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, 10 साल और 5 साल के हिसाब से हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि एक बार इसे प्रस्ताव भी किया गया था कोल इंडिया की तरफ से, एक बार इसे प्रस्ताव रखा भी गया था कि जैसे अधिकारीगण का 10 साल में बैठता है वेतन वृद्धि का, उसी तरह कोल कर्मियों का जो भी कोल इंडिया के जो अधिकारीगण है, गैर अधिकारीगण है, उनका भी जो 5 साल की जगह है ये 10 साल कर दिया जाए। लेकिन जो यूनियन के लोग हैं उन्होंने मना किया था कि नहीं, हम 5 साल में वेतन वृद्धि का जो चला आ रहा है हम उसे ही रखेंगे, और वही चला भी आ रहा है। लेकिन गाइडलाइन के हिसाब से अब मामला क्या है कि अगर इनका वेतन, जो अधिकारीगण है उनका जो वेतन है, अगर गैर अधिकारीगण से कम हो जाए तो वो भी हो सकता है कि स्ट्राइक कर दे या फिर कुछ मामला तुल पकड़ ले, जो भी हो सकता है। इसी हिसाब से यही देखा जा रहा है कि 19% MGB पे जो DPE की जो मंजूरी देनी है, क्या वो मंजूरी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। उम्मीद है कि मिल ही जाएगी, शायद कोई इसका हल निकाला जाए और मिल जाएगी। खैर जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको दूंगा। चलिए हम दूसरी खबर देख लेते हैं। दूसरी खबर क्या है, जो BCCL में क्या हुआ था कि फरवरी में कुछ पेमेंट काटा गया था, जिसके बारे में मैंने बताया था। तो दूसरी खबर देखते हैं, आप ये खबर समझिए। चलिए हम दूसरी खबर देखते हैं। तो साथियों हमारी जो दूसरी खबर है, दूसरी खबर मैंने आप लोगों को दोस्तों पहले ही बताया था
कि फरवरी 2022 में बीएसएसएल के कर्मियों का 13 दिन का वेतन काट लिया गया था, जिसमें क्या हुआ था कि जो जनता मजदूर संघ के महामंत्री है सिद्धार्थ गौतम जी ने, उन्होंने क्या किया था कि 16 तारीख को यानी 16 जनवरी 2023 और 24/1/2023 को एक दिवसीय धरना, यानी 16 तारीख को विरोध प्रदर्शन करने का एक और 24 तारीख को एक दिवसीय धरना देने के लिए लिखित में पत्र भी दे दिया था बीएसएसएल प्रबंधन को कि अगर आप ये 13 दिन को वेतन नहीं देते हैं तो हम विरोध प्रदर्शन भी करेंगे और एक दिवसीय धरना प्रदर्शन भी करेंगे। इसके एवज में क्या हुआ, बीएसएसएल की तरफ से वार्ता हुई, मतलब उन्होंने पहले बैठक बुलाई, बैठक के लिए एक पत्र जारी किया, जो मैं पत्र आपको दिखाऊंगा। ये बैठक से पहले का पत्र है, बैठक के लिए बुलाने के लिए एक पत्र जारी किया गया था और बुलाया गया था, वो पत्र भी मेरे पास आया है। तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने बुलाया और बुलाने के बाद क्या हुआ, बैठक हुई। अब बैठक में फिर वार्ता हुई, आप देख सकते हैं पेपर का कट है, इसमें वार्ता हुई और इसमें जो जो शामिल हुए हैं उनके तरफ से इनका नाम भी दिया गया है काफी उनका। और उसके साथ क्या हुआ, लिखित में एक आश्वासन दिया गया, लिखित में आश्वासन दिया गया है कि जो 13 दिनों का वेतन काटा गया था, चाहे ये गलती से हुआ हो या जिस भी कारण से हुआ हो, ये 13 दिनों का जो वेतन है ये मार्च तक दे दिया जाएगा। जो भी बीएसएसएल कर्मी जिनका भी वेतन काटा गया था उन्हें 13 जनवरी मार्च तक दे दिया जाएगा, 13 दिन का जो वेतन है वो दे दिया जाएगा। इसके बारे में जो जनता मजदूर संघ के जो महामंत्री सिद्धार्थ गौतम जी ने, उन्होंने भी एक वीडियो जारी किया है। मैं अभी आपको इसका वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो के बाद हम चलेंगे अपनी तीसरी खबर की ओर। चलिए आप ये वीडियो देखिए, वीडियो में उन्होंने लेटर में क्या कुछ लिखा है, लेटर मेरे पास नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ अगर होगा तो मैं वीडियो के अंत में वो लेटर भी अगर मेरे पास आ जाए तो मैं आपको दे दूंगा। ऐसे तो सिद्धार्थ गौतम जी जो है उन्होंने वीडियो के माध्यम से संदेश भी जारी किया है और जो अपना जो आंदोलन था उसे भी स्थगित किया है, क्योंकि लिखित आश्वासन मिल चुका है और जो लेटर में जो लिखा है वो पढ़ के खुद सुना रहे हैं। तो आप ये वीडियो देखिए, वीडियो के बाद चलेंगे हम अपनी तीसरी खबर में। तीसरी खबर भी कोल इंडिया के जितने भी कर्मचारी है इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो छुट्टी का जो दिन था वो जारी किया गया था 2023 के लिए, लेकिन कहीं पे 8 दिन का छुट्टी है साल भर में, तो कहीं पे 10 दिन का। आखिर ऐसा कैसे हो रहा है, तो इसको भी समझेंगे। पहले आप ये वीडियो देखिए, चलिए हम फिर उसके बाद तीसरी खबर पे चलेंगे। साथियों, आप सभी को पता होगा कि फरवरी 2022 में बीसीसीएल कर्मियों को बिना बताए बिना कुछ कहे उनके महीने के 13 दिन के वेतन को डिडक्ट कर लिया था। उनका 13 दिन का जो वेतन होता है वो बिना किसी कारण के बीसीसीएल ने उसे काट लिया था और इसको लेकर के कई दिनों से मजदूरों में काफी आक्रोश था और उनका ये मानना था कि यह एक दुर्लभी फरमान है और इसे तुरंत वापस लेना चाहिए और मजदूरों का जो पैसा कटा है उसे तुरंत ही मजदूरों को उसका भुगतान होना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश बीसीसीएल प्रबंधन ने इसको हल्के में ले रखा था। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया और कई बार हम लोगों की बीसीसीएल प्रबंधन से बातचीत भी हुई, लेकिन कोई सकारात्मक रुख न देखते हुए अंत में हम लोगों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया और हम लोगों ने बीसीसीएल प्रबंधन को नोटिस किया कि हम लोग 16 जनवरी को कोयला मुख्यालय पर 13 दिन का जो वेतन है उससे जो कटा हुआ है, जो कटा वेतन है उसे भुगतान करने के लिए हम लोग 16 जनवरी को मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन GMPNIR की तरफ से कल एक हम लोगों को पत्र प्राप्त हुआ और उसमें हम लोगों को आज बैठक के लिए बुलाया गया था इस मुद्दे के ऊपर। और आज वो बैठक 11 बजे से हुई, जिसमें हमारे यूनियन के कई प्रतिनिधि गए थे, मैनेजमेंट की तरफ से भी थे और अंत में ये तय हुआ कि जो वर्करों का पैसा 13 दिन का बीसीसीएल ने गलती से या जैसे भी हो जो काट लिया था वह त्वरित उसे भुगतान किया जाएगा। और आज की जो मिनट्स है, जो मीटिंग की मिनट्स है, जिसमें हमारा जो मांग थी, जो हमारा मुख्य बिंदु था वो था कि मजदूरों का पैसा तुरंत जो है उनको भुगतान किया जाए। तो उस पर बीसीसीएल प्रबंधन ने सहमति जताई और जो मिनट्स है वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। मांग बिंदु थी कि श्रमिक संघ के प्रतिनिधियों द्वारा मांग की गई कि विगत वर्ष 2022 में SAP यानी SAP
के क्रियान्वयन के कारण कर्मचारियों को 13 दिनों का वेतन कटौती का भुगतान किया गया और इस पर सहमति देते हुए प्रबंधन की ओर से यह टिप्पणी की गई कि इस पर प्रबंधन द्वारा अवगत कराया गया कि प्रबंधन द्वारा गठित समिति द्वारा जांच करते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है एवं सक्षम पदाधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित है। अनुमोदनोपरांत मुख्यालय द्वारा उक्त भुगतान संबंधी कार्यालय आदेश एवं आवश्यक दिशा निर्देश फरवरी 2022 तक जारी कर दिया जाएगा। साथ ही जिन कर्मियों का 13 दिन का वेतन देय है उसे मार्च 2023 तक भुगतान सुनिश्चित किए जाने हेतु भी निर्देशित किया जाएगा। तो प्रबंधन ने आज हम लोगों की मांग को मान लिया और बहुत दिन से लड़ाई जो हम लड़ रहे थे अंततः आज हमारे संगठन को उस लड़ाई में कामयाबी मिली और ये सभी आप सभी और इतना जो हम कर पाए हैं ये आप सभी श्रमिक भाइयों की देन है। कि आपकी ही हिम्मत से हम लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी और फलस्वरूप आज हम लोगों का जो हक है वो हम लोगों को मिला है। इसके लिए मैं अपने सभी श्रमिक भाइयों का, जनता मजदूर संघ का और साथ ही साथ बीसीसीएल प्रबंधन का जिन्होंने एक सकारात्मक रुख दिखाया उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हमारा संगठन मजदूरों के प्रति ऐसे ही समर्पित होकर के काम करता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हमारे दूसरी खबर में जो आंदोलन था, एक दिवसीय धरना था और जो आंदोलन था 24 तारीख को ये भी स्थगित किया गया है क्योंकि उधर से लिखित आश्वासन दे दिया गया है बीसीसीएल प्रबंधन की तरफ से कि 13 दिनों का जो वेतन है वो दे दिया जाएगा। इसलिए इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है। यानी जो भी कहें, लेकिन सिद्धार्थ गौतम जी ने जो पहल की उसका निर्णय आ रहा है और अच्छा कार्य भी हुआ है। खैर जो भी है, चलिए अब हम चलते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर। तीसरी खबर क्या है दोस्तों कि कोल इंडिया की तरफ से 2 सब्सिडी है जो ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, आप यहाँ देख सकते हैं कि ईसीएल इसका फुल फॉर्म है, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, आप सभी को पता है। और दूसरा है बीसीसीएल यानी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, ये 2 है। अब ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो है क्या बंगाल में पड़ती है, तो बंगाल में आप सबको पता है कि दुर्गा पूजा को बहुत महत्व दिया जाता है यानी बंगाल के हिसाब से, और जो बीसीसीएल है ये झारखंड में पड़ती है। तो इन दोनों के हिसाब से त्योहार में कुछ डिफरेंट आता है, इसलिए जो छुट्टी का जो शेड्यूल दिया गया है तो बीसीसीएल में 8 दिनों का छुट्टी है और जो ईसीएल में है वहां पे 10 दिनों की छुट्टी है। क्या कुछ है चलिए हम पहले समझ लेते हैं। आप देखिए कि रिपब्लिक डे यानी जो 26 जनवरी में आ जाता है, ये 26 को छुट्टी है, ये दोनों स्थान पे है यानी ईसीएल में है और बीसीसीएल में, दोनों में है। दूसरा है होली है 8/3/2023, ये भी दोनों स्थान पे यानी बीसीसीएल और ईसीएल दोनों में है। तीसरा है मई डे यानी मजदूर दिवस जो होता है 1 मई को, ये भी दोनों कंपनियों में है, ठीक है, दोनों सब्सिडी है, कोल इंडिया की जो दोनों सब्सिडी दोनों में। चौथा जो है इंडिपेंडेंस डे, ये 15 अगस्त को है, ये भी दोनों में है। और जो 5वां है वो गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती होता है उस दिन भी है, यानी दोनों में छुट्टी है। लेकिन जो छठा छुट्टी है आप देख सकते हैं कि दुर्गा पूजा का जो सप्तमी है यानी सप्तमी को छुट्टी दिया जाता है, लेकिन ये क्या है ईसीएल में दिया जा रहा है लेकिन बीसीसीएल में नहीं है, यानी सिर्फ ये ईसीएल के लिए है, बीसीसीएल में नहीं दिया गया है, यानी बीसीसीएल में सप्तमी का छुट्टी नहीं दिया जाता है, लेकिन ईसीएल में जाता है क्योंकि वहाँ बंगाल में दुर्गा पूजा को बहुत ज्यादा जोर से मनाया जाता है, झारखंड के मुकाबले थोड़ा ज्यादा मनाया जाता है, यहाँ ज्यादा मनाया जाता है, इसलिए हो सकता है वहाँ पे छुट्टी 10 को दी गई है। उसके बाद जो है 7वीं छुट्टी जो है वो 9वीं को भी दी गई है दुर्गा पूजा में, जो बीसीसीएल और ईसीएल दोनों में दी जा रही है, इसमें भी है। और जो 10वीं की छुट्टी है 24/10 को, ये भी दोनों कंपनियों में दी जा रही है यानी ईसीएल और बीसीसीएल में। नेक्स्ट जो है वो काली पूजा यानी दीपावली है, तो दीपावली ईसीएल यानी बंगाल में जो है वो 13/11 यानी 13 नवंबर को पड़ रही है, जो मंगलवार का दिन होता है, लेकिन बीसीसीएल में जो है वो 12/11 यानी 12 नवंबर को पड़ रही है, जो रविवार का दिन है। तो उस हिसाब से शायद दिन में कुछ ट्रांसफर हो या मनाने का तरीका जो भी हो, तो उस हिसाब से छुट्टी दोनों जगह है, बस एक दिन आगे पीछे करके है। ईसीएल में 13 तारीख को है तो बीसीसीएल में 12 तारीख को है, जो भी है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, आके छुट्टी दोनों जगह दी जा रही है इसमें भी। और नेक्स्ट जो है 10वां छुट्टी, वो इसमें ईसीएल में जो है भावत्री दिवती, ये कोई त्योहार होता है बंगाल में, मुझे भी जानकारी नहीं थी, बस ये त्योहार होता है, तो 15/11 को इसमें छुट्टी दी जाए, लेकिन बीसीसीएल में नहीं होते हैं, इसलिए इसका बीसीसीएल में छुट्टी नहीं है। उस हिसाब से 2 दिन को अगर कट कर दिया जाए तो बीसीसीएल में 8 दिनों की छुट्टी दी जा रही है और ईसीएल में 10 दिनों की छुट्टी दी जा रही है। खैर ये कोई ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है, जो भी है सही है। और इस हिसाब से, क्योंकि इंसान जिस प्लेस में रहता है उस स्टेट के हिसाब से, उस राज्य के हिसाब से, वहाँ के कल्चर के हिसाब से, वहाँ की जो त्योहार है उस हिसाब से छुट्टियां दी जा देती है।
तो उस हिसाब से छुट्टी बनाई गई, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। खैर बहुत से वाद विवाद भी उठते हैं कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, तो ऐसा जो 2 दिनों का शेड्यूल है मैंने आप लोगों को बता दिया। उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ पता चल गया हो। वीडियो आप लोगों ने देखा, चैनल को जिस तरह सब्सक्राइब करते हैं उसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबके पास जानकारी मिले। और इससे पहले भी मैंने जो वीडियो दिया उसमें आप लोगों का बहुत प्यार मिला, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। आप सब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करते हैं। जो भी अपडेट रहेगा मैं समय समय पे आप लोगों को देता रहूंगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।